हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो हैं लग एंगल, लेसनिंग और बैटनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टील डिज़ाइन सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको प्रीवियसली काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिए। आप सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, किसी भी स्टेट के एई लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर जीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको करवा दिया है। ऑलमोस्ट मैंने हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट, इरिगेशन सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट, सीपीएम जैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा दिया है। स्टील डिज़ाइन सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू बेसिस पे, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि द एलिमेंट विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स फ्रॉम कॉलम बेस टू द फाउंडेशन इज़ नोन एज। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांसफ़र करता है लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स फ्रॉम कॉलम बेस से फाउंडेशन में जो लोड ट्रांसफ़र करता है उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है? शियर लैग, शियर लग, शियर लेग और या शियर लिप। तो आंसर आपका हो जाएगा शियर लग। फ्रॉम द एनर्जी डिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनर्जी डिसिपेशन मतलब एनर्जी को रोकने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेसिंग सिस्टम परफॉर्म बेटर कंपेयर टू अदर। तो एनर्जी डिसिपेशन के मुताबिक इसमें से कौन सा ब्रेसिंग सिस्टम जो है वो बेटर है दूसरों के कंपैरिजन में? तो इसेंट्रिक बेसिंग, डायगोनल बेसिंग, क्रॉस बेसिंग या केवरॉन ब्रेसिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा इसेंट्रिक ब्रेसिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथ वाइज मजबूत होता है एज़ कंपेयर टू अदर ब्रेसिंग। द अकाउंट फॉर शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट, शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट को रोकने के लिए इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए बैटन्ड कॉलम इज़ इंक्रीज बाय। बैटन्ड कॉलम के अंदर सिलेंडरनेस रेशियो को कितने परसेंट से इंक्रीज़ किया जाता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10%। यदि बैटनिंग है तो उसके अंदर 10%, और यदि लेसनिंग है तो उसके अंदर 5% जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। 2 ISMC 300, दो है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम कॉलम मीडियम चैनल सेक्शन 300, प्लेस बैक टू बैक, दोनों बैक टू बैक रखे गए हैं। टू फैब्रिकेट ए बैटर्न कॉलम, जिसमें हमें जो है एक बैटर्न कॉलम का फैब्रिकेशन करना है या बनाना है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग बोल्ट फॉर ए बैटर्न इज़ 300 mm, यदि इनर मोस्ट मतलब नज़दीक के जितने भी कनेक्टिंग बोल्ट हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 300 mm रखा गया है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट रिक्वायर इज। तो बैटन प्लेट की मिनिमम थिकनेस जो है हमें कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 4 mm, 5 mm, 6 mm या फिर 8 mm। तो दोस्तों, मिनिमम थिकनेस का क्राइटेरिया है फॉर ए बैटन प्लेट के लिए कि मिनिमम थिकनेस टी इज़ इक्वल टू डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट डिवाइडेड बाय 50, डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जो बोल्ट है वो 300 mm दिया है, तो 300 को जो है आपको 50 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 6 mm। ठीक है, तो D/50 आपको याद रखिएगा। फॉर द बैटनिंग सिस्टम मिनिमम थिकनेस ऑफ बैटनिंग सिस्टम विल बी D/50। D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग बोल्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर ए लेसिंग बार इन स्टील टाइज शुड बी मोर देन।
तो लेसनिंग बार के अंदर जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कितने डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 40 डिग्री से 40 से 70 के बीच में होता है, तो 40 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है लग एंगल इज़, लग एंगल क्या है, इज़ यूज्ड विथ अ सिंगल एंगल मेंबर, इज़ यूज्ड विथ अ चैनल मेंबर, इज़ नॉट यूज विथ द डबल एंगल मेंबर। तो क्या ये सिंगल एंगल मेंबर के साथ जोड़ते हैं या चैनल मेंबर के साथ जोड़ते हैं या फिर डबल एंगल के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो लग एंगल के लिए तीनों स्टेटमेंट सही है कि लग एंगल को हम लोग सिंगल एंगल के साथ जोड़ सकते हैं, चैनल मेंबर के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन डबल एंगल मेंबर के साथ इसको नहीं जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग बार इन ए स्टील कॉलम शुड बी डिज़ाइन फॉर, स्टील कॉलम के अंदर जो लिसनिंग बार है उसकी डिज़ाइन कैसे की जाती है, 0.5% ऑफ कॉलम लोड, 2.5% ऑफ कॉलम लोड, 2.5% ऑफ कॉलम लोड एज ए शियर फोर्स या नॉमिनल लोड ओनली। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5% फॉर कॉलम लोड एज ए शियर फोर्स। नेक्स्ट है इन डिज़ाइन ऑफ लेसनिंग सिस्टम फॉर ए बिल्ट अप स्टील कॉलम, लेसनिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट अप स्टील कॉलम के लिए मैक्सिमम एलेबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए लेसिंग बार इज, तो लेसिंग बार के लिए मैक्सिमम एलेबल सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, आंसर विल बी 145। एंड दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि लिसनिंग सिस्टम का सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है। तो आपको याद रख लेना है, आंसर विल बी 145। फॉर अ स्टील कॉलम मेंबर कंप्राइजिंग टू मेन कंपोनेंट आर लेस्ड एंड टाइड टुगेदर, स्टील कॉलम मेंबर है जिसमें दो मेन कंपोनेंट है उसको लेसनिंग और बांध के रखा गया है। इन द डायग्राम गिवन बिलो different type of lacing system are shown for face AA left and face BB right. Identify the correct lacing system. तो करेक्ट लेसनिंग सिस्टम आपको इसमें से बताना है। तो इसके लिए जो है लेसनिंग सिस्टम सही कौन सा होगा, तो बी एंड सी, बी एंड डी, ए एंड डी या फिर ए एंड सी। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपका बी और डी जो है वो करेक्ट लिसनिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, बी, ऑप्शन बी, बी एंड डी। मिनिमम विड्थ ऑफ बोल्टेड लिसनिंग बार सेल बी, मिनिमम विड्थ ऑफ बोल्टेड लेसिंग बार का मिनिमम विड्थ कितना होगा। तो हमको पता है कि मिनिमम विड्थ जो है लेसिंग बार के लिए क्या होता है, 3 इंटू डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर। ठीक है, तो 6 टाइम इंटू नॉमिनल डायामीटर ऑफ एंड बोल्ट, फोर आंसर विल बी 3 टाइम द नॉमिनल डायामीटर ऑफ एंड बोल्ट। ठीक है, 3 इंटू डी होता है डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर लेते हैं लिसनिंग बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following force is used for design of batten for a built-up column? इसमें से कौन सा फोर्स जो है जिसका यूज़ हम करते हैं डिज़ाइन फॉर बैटम फॉर ए बिल्टअप कॉलम, एक्सियल फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स, वर्टिकल सीयर या फिर ट्रांसवर्स सीयर। तो कौन सा सीयर का यूज़ करते हैं बिल्टअप कॉलम के अंदर, हम लोग जो है ट्रांसवर्स सीयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ एंड बैटन शुड बी, एंड बैटन के लिए जो इफ़ेक्टिव डेप्थ है इसमें स्टेटमेंट दिया है कि मोर देन ट्वाइस द फ्लैंज विड्थ ऑफ ए कंपोनेंट कॉलम, मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ ए कंपोनेंट कॉलम, लेस देन ट्वाइस द फ्लैंज विड्थ ऑफ ए कंपोनेंट कॉलम, लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ कंपोनेंट कॉलम। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो सही है। पहला बोल रहा है कि मोर देन ट्वाइस ऑफ द फ्लैंज विड्थ ऑफ ए कंपोनेंट कॉलम एंड मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ ए कंपोनेंट कॉलम। तो आंसर आपका ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
स्प्लाइस फॉर ए कंप्रेशन मेंबर आर डिज़ाइन एज। कंप्रेशन मेंबर के अंदर जो स्प्लाइस है उसकी डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, एक पेडेस्ट्रल के तरीके से, लॉन्ग कॉलम तरीके से, कंप्रेशन ब्लॉक या शॉर्ट कॉलम। तो जो स्प्लाइस है उसकी डिज़ाइन एक शॉर्ट कॉलम की तरीके से करते हैं। यदि लेमडा की वैल्यू लेस देन 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रल। लेमडा जो है वो ग्रेटर देन 12 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। यदि लेमडा जो है वो लेस देन 12 है बट 3 से बड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। लेमडा मतलब सिलेंडरनेस रेशियो। इन केस ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम के अंदर डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस इज गवर्न्ड बाय। बेंडिंग स्ट्रेस जो है किसके द्वारा लिया जाता है, लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, शियर लैग, यील्ड स्ट्रेस या नन ऑफ द अबोव। तो आंसर विल बी यील्ड स्ट्रेस। जो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो किससे हम बताते हैं, तो आप कह सकते हो कि यील्ड स्ट्रेस से। प्रॉब्लम ऑफ वेब क्रिपलिंग इन द बीम इज सिग्निफिकेंट व्हेन। वेब क्रिपलिंग का प्रॉब्लम कब ध्यान में लिया जाता है, व्हेन वेब इज वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड, देयर इज टू मच फ्लेक्सुरल मूवमेंट, कंप्रेशन फ्लैंज इज वीक। तो आंसर इज ओनली वन, व्हेन वेब इज वीक अंडर द कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है ना। तो वेब क्रिपलिंग जो है किससे हो जाता है, तो जब अंडर कंसंट्रेटेड लोड की वजह से वेब क्रिपलिंग होता है, वो आपको ध्यान रखना है। फॉर द बैटन स्ट्रट्स द इफेक्टिव लेंथ विल बी इंक्रीज बाय। बैटन स्ट्रट्स के लिए इफेक्टिव लेंथ कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, तो आंसर विल बी 10%। ऑलरेडी ये क्वेश्चन अभी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए स्टील लेसनिंग बार इन अ स्टील कॉलम इज लिमिटेड टू। स्टील कॉलम के अंदर, स्टील लेसिंग बार के अंदर सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, 145। સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરમાં લેસિંગ બારનો તનુતા ગુણોત્તર એટલે સિલિન્ડરનેસ રેશિયો કેટલા કરતાં વધારે ના હોવા જોઈએ, તો આન્સર વિલ બી 145. Allowable cylinderness ratio of a element in built-up section is। built-up section के अंदर सिलेंडरनेस रेशियो, एलिवेबल सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, तो आपको याद रख लेना है बिल्ट अप सेक्शन के अंदर एलिवेबल सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो 50 होता है। नेक्स्ट इज इफ द एल इज अ लेंथ बिटवीन इनर एंड बोल्ट और ए वेल्ड ऑफ ए लेसिंग बार, then thickness of the lacing bar for a single lacing system should not be less than। तो सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए जो थिकनेस है वो L/50 से कम नहीं होनी चाहिए, और बैटनिंग था तो D/50 हो गया था। ठीक है, और डबल लेसनिंग आ जाएगा तो L/60 हो जाता है। नेक्स्ट, इन केस इन अ डबल लेसिंग सिस्टम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लेसिंग बार टू द एक्सिस ऑफ मेंबर शुड बी इन द रेंज ऑफ। तो डबल लेसिंग सिस्टम के अंदर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 70। तो 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैटन प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेशन मेंबर shall be designed to carry a transverse shear force equal to। जो बैटन की डिज़ाइन करते हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए, उसकी डिज़ाइन यदि हमें ट्रांसवर्स शीयर के लिए करना हो तो कितना परसेंट हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन ए मेंबर, 5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन ए मेंबर, 10% ऑफ एक्सियल फोर्स इन ए मेंबर, 12.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स ऑफ ए मेंबर। तो आपका जो आंसर है वो, अभी देखो एक्सियल फोर्स की बात करें तो उसके लिए हमें जो है बैटन यदि प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम जो है उसको 2.5% जो है वो ऐड कर देंगे, 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन ए मेंबर। लेसिंग बार shall be inclined at एंगल थीटा विच शुड बी इन बिटवीन। आंसर विल बी 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए लेसिंग बार
शुड नॉट बी एक्सीड। तो लेसिंग बार के लिए सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए? 145। थिकनेस ऑफ बैटन सेल बी, बैटन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 1/10 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बैटन, 1/15 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन, 1/10 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन ऑफ द रिवेट बोल्ट और वेल्ड, या फिर 1/15 ऑफ द, तो आंसर भी 1/15 नहीं 1/50 होगा, 50 ऑफ द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन ऑफ द रिवेट एंड बोल्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर द स्टील कॉलम with lacing, the lacing is usually designed to resist transverse shear VT, which is dependent on, जो shear force है, transverse shear है VT, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सियल लोड ऑन ए कॉलम, shear force ऑन ए कॉलम, बेंडिंग मोमेंट इन ए कॉलम, या फिर एक्सियल फोर्स इन ए लेसिंग। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सियल लोड इन ए कॉलम में कितना एक्सियल लोड आ रहा है, उसके ऊपर जो है ये ट्रांसवर्स शीयर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, फॉर द कनेक्टिंग लेसिंग फ्लैट टू द कॉलम सेक्शन विथ डायमीटर इज 18 mm बोल्ट, द मिनिमम विड्थ ऑफ द फ्लैट इज रिक्वायर। तो हमें पता है कि लेसिंग के लिए जो मिनिमम थिकनेस है या मिनिमम विड्थ है वो डायमीटर का 3 टाइम हो जाता है। तो आंसर विल बी 18 का 3 टाइम करोगे तो 54 mm मिल जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए लेसिंग शुड नॉट एक्सीड, सिलेंडरनेस रेशियो लेसिंग के लिए कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो आंसर विल बी 145। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए लेसिंग बार, अगेन क्वेश्चन है, 145। लग एंगल इज़ यूज्ड एट ए पॉइंट 2, लग एंगल का काम जो है क्या होता है या कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो इंक्रीज द लोड कैपेसिटी, रिड्यूस ट्रैक रिवेटिंग, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट, या रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल। तो आंसर विल बी रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन शैल बी इंक्रीज बाय, बैटन की इफेक्टिव लेंथ जो है वो 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन फ्रॉम लेसनिंग एंड बैटनिंग। इसे हमने लेसनिंग और बैटनिंग से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आने वाले क्लास के अंदर हम लोग जो हैं प्लेट गर्डर, प्लास्टिक डिज़ाइन, IS 800 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और किसी भी माध्यम से यदि आपको मिला है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि वर्किंग अच्छा हो रहा है और आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप जो है मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।